स्वागत है आपका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी चैनल से जुड़ें और क्लास का आनंद लें। कक्षा 12 के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर के आए और टॉपिक का नाम है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कल कह के गया था कि अब आने वाले दिनों में जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो टॉपिक ऐसे हैं जो देखने में हमारे सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनके बिना हमारे जो टॉपिक सिलेबस में है वो हमारी समझ में नहीं आते। इसलिए सिलेबाई आज हम कंटिन्यूटी के रूप में स्टार्ट करते हैं बाइक। देखिए साहब, इससे पहले हमने आपको बताया था, एक शब्द बताया था वर्ण। क्या बताया था? वर्ण बताया था। और आपको परिभाषित रूप में ये कहा था कि हिंदी वर्णमाला की छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, इंग्लिश बोले तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आपसे कहा था वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और वर्णों का मेल जो होता है क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोग। और वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्णों का मेल, संयोग और विकार जो है, इस प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य। लेकिन कैसा समूह? सार्थक। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और शब्दों का जो मेल है वो समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, जो भी है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ अवश्य निकलता हो, वाक्य कहलाता है। आइएगा दोस्तों, आज हम इस वाक्य को लिए चलते हैं और उस हिसाब से आज हम वाक्य को बहुत डीपली रूप में लिए चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। उन परेशानियों के हिसाब से आज हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं केवल परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखना जब भी होगा अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ से आगे देखिएगा, हमने कभी कभी द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ा था। अंग, और हमने ये कहा था कि अंग दो हमने किताबों में भी देखे। एक तो दे रखा था उद्देश्य और एक दे रखा था विधि। ये दो अंग हमने पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं या अब तक इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं।
दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आप सही हैं, किताब सही है, लेकिन मैं और थोड़ा सा डीपली जानकारी आपको, विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगा। अंग जो हैं इनको अपन मिटा देते हैं। अंग दो भाग हैं इसके, एक तो है पूर्णांग और दूसरा है अल्पांग। एक तो पूर्णांग है और दूसरा अल्पांग है। पूर्णांग में आपको पता होगा, हिंदी जब वाक्य का सेंटेंस हम जमाते हैं, हिंदी का जो वाक्य है वो जो क्रम जो है जमाते हैं तो इस तरह जमाते हैं, जैसे इंग्लिश में तो इस तरह जमाते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता क्रिया कर्म और वाक्य बन गो नरम। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा उल्टा होता है। हिंदी में होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस हिसाब से जुड़े होते हैं वाक्य। अब तीन पार्ट जब इसके हैं और तीनों ही पार्ट मिलकर के जब किसी शब्द का अर्थ बनाते हैं तब जाकर के वो पूर्णांग कहलाता है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही मिलकर के यदि जहाँ अर्थ दे रहे हैं तब जाकर के वो वाक्य कहलाता है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों मिलकर के ही जब वाक्य का अर्थ रूप प्रदान करते हैं तब वो क्रिया बन जाता है। जैसे मैंने लिख दिया राम जलेबी खाता है। जैसे मैं लिख दूं कुत्ता मोटरसाइकिल चलाता है। अब दो वाक्य थे। अब यहाँ मान लो राम और कुत्ता दोनों क्या है, कर्ता है। क्या चलाते हैं, मोटरसाइकिल। क्या खाते हैं, जलेबी, कर्म है। और ये है हमारी क्रिया। अब मान लो मैं क्रिया हटा देता हूँ ऊपर के वाक्य में से। क्या हटा देता हूँ, क्रिया। तो राम जलेबी है, राम जलेबी है, वाक्य नहीं बन रहा। मान लो मैं जलेबी हटा देता हूँ यानी कर्म, तो राम खाता है। क्या खाता है, और कर्ता हटाते तो जलेबी खाता, अर्थात हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे ये देख लो, कर्म हटा दो, कुत्ता चलाता है। क्या, कुत्ता मोटरसाइकिल है। क्या, मोटरसाइकिल चलाता है। अर्थात हमें उत्तर नहीं मिल रहा। उत्तर जब मिलेगा जब तीनों ही पार्ट्स, तीनों ही भाग, तीनों ही अंग मिलते हैं और अपना अर्थ जॉइंट में प्रदान करते हैं, तब जा करके वो वाक्य बन पाता है। तो यहाँ अपन अंगों की बात कर रहे थे, तो जहाँ कर्ता कर्म क्रिया तीनों ही मिलकर के अपना अर्थ प्रदान करते हैं, बिना किसी एक की अनुपस्थिति में अर्थ नहीं निकल पाता। तो जहाँ तीनों ही मिलते हैं और अर्थ प्रदान करते हैं वो कहलाता है वाक्य का पूर्णांग। क्या कहलाता है, पूर्णांग कहलाता है। और जहाँ तीनों मिल करके ही अर्थ दे रहे हैं तब तो पूर्णांग बन जाता है। लेकिन जब तीनों ही में से कोई एक भी एब्सेंट है, एक भी अनुपस्थित है, एक भी व्यवधित रूप में व्यवधान प्रदान कर रहा है तो वो वाक्य का अंग पूर्णांग नहीं होता। पूर्णांग जब होगा पूर्ण प्लस अंग, पूरे जिसमें अंग वो कहलाता है पूर्णांग। लेकिन अपन बात करते हैं अब अल्पांग की। अल्पांग है, अल्प है जो अंग, कम है, दीर्घ संधि लग रही है। अल्पांग में दोस्तों अभी आपको बताया था कर्ता या कर्म या क्रिया, तीन चीजें, कर्ता कर्म या क्रिया, इन तीनों में से कोई एक ही मिलकर के अकेले वे में, इंडिविजुअल वे में, व्यक्तिगत वे में साधारणतया अकेला ही चल करके अपना अर्थ इस तरह प्रदान करता है कि हमें लगता ही नहीं, वो बन जाता है पूरा का पूरा अपने आप में वाक्य। कहाँ तो तीनों मिलकर के जब अपना अर्थ प्रदान कर रहे थे तब जाकर के वाक्य का निर्माण हो रहा था, वो पूर्णांग था। लेकिन जब तीनों में से कोई एक, बोले तो कर्ता हो सकता है, बोले तो कर्म हो सकता है, या हो सकती है क्रिया, तीनों ना मिलकर के ना होकर के तीनों में से कोई एक सिंगल वे में
आ जाता है और अपना अर्थ इस तरह प्रदान करता है कि वो एक पूरा का पूरा वाक्य बन जाता है। अब कुछ शब्द देखते अब लिखते हैं अल्पांग के। देखिए, कहीं अब बाहर गए, आपने किसी रिश्तेदारी में गए और आपसे किसी ने पूछा आपको खाना खाना है, जवाब आपने दिया जी। क्या दिया आपने? जी। आप इस तरह भी बोल सकते थे जी मुझे खाना खाना है, लेकिन आपने एक शब्द में उत्तर दिया जी। किस में दिया? जी में। तो सामने वाला समझ गया कि बंदे को भूख लगी है। तब आपसे, आप खड़े हैं, तब आपसे उसने कह दिया बैठिए। आपसे वो इस तरह भी कह सकता था अजी भाई साहब खड़े क्यों हो, बैठ जाइएगा ना, लेकिन आपसे उसने एक ही शब्द में कहा बैठिए। आप समझ गए ना कि बैठने की कह रहा है। फिर आप जब नहीं बैठे तो आपसे वो कह सकता है पधारी। आपसे वो इस तरह भी कह सकता था अरे भाई साहब खड़े क्यों हो, बैठ नहीं सकते तो पधारिए, लेकिन आपसे उसने एक ही शब्द में कहा पधारिए। जब आपसे उसने कहा कि बैठ जाइए, तब आपने उससे कहा, एक शब्द में उत्तर दिया कहाँ। आपने कहा कहाँ, अर्थात आप इस तरह भी कह सकते थे अरे भाई जगह नहीं है कहाँ बैठूं, लेकिन आपने एक शब्द में उत्तर दिया कहाँ। सामने वाला समझ गया कि बंदे को बैठने के लिए जगह नहीं बैठ पाई। उसने कहा बैठ जाओ यार। आपने कोशिश की लेकिन नहीं बैठ पाए। वानी के कैसे बैठूं, खूब घुसे कमरे में प्रवेश किया, लेकिन कमरा खचाखच भरा हुआ था। उसने कहा कैसे बैठूं, बैठने की जगह नहीं है। आप समझ गए कि बंदे ने कोशिश खूब की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को व्यवस्थित रूप में बैठा नहीं पाया। इसलिए जी बैठिए पधारी कहा कैसे। फिर जब लास्ट में उससे आपने कहा धन्यवाद, क्या करें तो लास्ट में आपसे उसने थैंक यू बोल दिया। एक एक शब्द देख लेना। फिर आपसे किसी ने कहा मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। उधर से जवाब आया कब, उधर से जवाब आया कब, अर्थात वो कहना ये भी कह सकता था पहले बताओ भाई साहब कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, लेकिन उसने कहा कब। मैंने कहा 9 बजे, टाइम बता दिया। तब उधर से जवाब आया कहाँ। वो ये भी पूछा कहाँ मिलेंगे, स्थान कहाँ है, तो उसने एक शब्द में कहा कहाँ। जगह तो बताई मैंने, जगह भी बता दी होगी कोई। तब उसने कहा कैसे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, आइए और जाइए। आप सब इन शब्दों को देख लें एक बार, एक एक शब्द अपने आप में पूरा, अपने आप में पूरा वाक्य है। जी मुझे खाना खाना है, जी खड़े क्यों, बैठ जाइए, आप यहाँ से पधारिए, कहाँ बैठूं, अरे कैसे बैठूं, कोई बात नहीं धन्यवाद, आप कब आओगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, आप एक बार आइए और आप एक बार जाइए। ये पूरे के पूरे अपने आप में वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी एक ही है, या वो कर्ता है या कर्म है या क्रिया है, कैसे हुई देख लो, एक ही शब्द है जो अपने आप में पूरा का पूरा वाक्य का निर्माण कर रही है, पूरा का पूरा वाक्य का निर्माण कर रही है। वो क्या है भाई साहब, वो अल्पांग। क्या है? अल्पांग। देखिए जी बैठिए पधारिए कहाँ, कैसे, धन्यवाद, कब, आइए और जाइए।
जी बैठिए पधारिए कहाँ कैसे धन्यवाद कब आइए और जाइए। ये शब्द अपने आप में लॉजिक हैं और इन्होंने अपने आप में एक वाक्य का निर्माण कर लिया। मैंने नई चीज़ आपको बताई थी वाक्य के अंग। अब तक हम ये पढ़ते आए थे कि उद्देश्य और विधेय। आज हमने आपको नई चीज़ बताई वाक्य के दो अंग, पूर्णांग और अल्पांग। जी बैठिए पधारिए कहाँ कैसे धन्यवाद कब आइए और जाइए। अब अपन उसी रूप में चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अब हम घटक पे चलते हैं दोस्तों। वैसे वो गलत नहीं थे अंगों के रूप में उद्देश्य और विधेय, लेकिन अब हम इन्हें घटक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? घटक। नंबर 1, उद्देश्य। नंबर 2, विधि। उद्देश्य को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, और ये कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ भी होता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो देखें, इसका अपन कर्ता का नाम ले सकते हैं और विधेय में कर्म प्लस कर्म का विस्तारक, क्रिया प्लस क्रिया का विस्तारक, अन्य प्लस अन्य का विस्तारक आदि शब्द आते हैं। तो एक एक शब्द रूप में अपन पढ़ते चलें। सबसे पहले अपन उद्देश्य के बारे में बात करें। मैंने आपसे ये कहा था उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। तो सबसे पहले अपन यही देख ली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कर्ता किसे कहते हैं? काफ़ी लोगों से आपसे क्लास में भी मैंने पूछा था, तब बहुत से लोगों ने परिभाषित रूप में कहा था कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते। बहुत सही परिभाषा आपने बताई, लेकिन दोस्तों ये परिभाषा आपके लेवल को सूट नहीं करती। आपका लेवल बहुत बड़ा है और आपने बहुत छोटे स्तर की परिभाषित शब्दावली बताई है। आपने कहा कार्य करने वाले को कर्ता कहते, लेकिन मैं आपको ये शब्द लिख देता हूँ, जैसे यह है सड़क, तो सारी जा रही है। अब हमें कार्य करने वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा। जब कार्य करने वाला कोई हमें दिख ही नहीं रहा है, तब कर्ता आपके हिसाब से नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ ये शब्द कर्ता है, अर्थात मैं आपको बता रहा हूँ वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उद्देश्य या कर्ता या उपमेय कहलाता है। ध्यान रखना, जिसके बारे में बताया जा रहा है, आप सही कह रहे हो कर्ता है, लेकिन ये भी तो मैं सही कह रहा हूँ कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वह कर्ता कहलाता है, वह उद्देश्य कहलाता है, वह उपमेय कहलाता है। समझ गए आप कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे मंगल चांद पर जा रहा है, मंगल चांद पर जा रहा है। कौन जा रहा है? मंगल। तो ये क्या हुआ? कर्ता हुआ। और ये पूरा का पूरा क्या हुआ? विधि हुआ। तो ये क्या हुआ? उद्देश्य। क्या हुआ? उद्देश्य। और ये क्या हुआ? विधि।
ये क्या हुआ उद्देश्य, ये क्या हुआ विधि। तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, अब जैसे मैं ये वाक्य पूरा इस तरह लिख दूं कि मेरी बहन मेरी बहन 2 दिन से लगातार क्रिकेट खेल रही है। अब देखो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बहन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा, कर्ता, यानी क्या कहलाएगा उद्देश्य। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जिसके बारे में बात हो रही है वो तो कहलाया उद्देश्य, और उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी है वो क्या कहलाया, विधि कहलाया। क्या कहलाया, विधि कहलाया। तो जहाँ मैं बात यही कर रहा था कि जिसके बारे में बात की जाती है वाक्य में वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी वाक्य में होता है वो विधेय कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों को परिभाषित करके बता दिया, उद्देश्य भी बता दिया और विधेय भी बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ साहब। देखें, इसके बाद अपन चलते हैं सब प्रकारों पर। द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार का रूपांतरण इनके बारे में बताया है, हम तो सिंपल वे में इनको लिए चलते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हम पहले रचना के आधार पर चलते हैं साहब, 3 प्रकार के। सबसे पहले सरल वाक्य, नंबर 2 पे संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पे मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य हमने यहाँ देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सबसे पहले अपन सरल वाक्यों पर चलते हैं, जिन्हें अपन साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली देखें। साधारण वाक्य में लिखना नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, आप लिखने बैठ गए। मैंने पहले बता दिया था कि अभी मैं केवल परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे केवल आप सुनना है, इसलिए आप पूरी तरीक़ा से मुझसे मनोयोग से जुड़ें, क्योंकि हर चीज़ लिख करके नहीं बताई जाती दोस्तों। इसलिए आप पूरा मनोयोग रूप से मुझसे जुड़ जाएं और पूरे तन्मयता के साथ जुड़ करके आप मुझे सुने। पहले लिख तो अपन बाद में भी लेंगे। देखें, साधारण वाक्य में हमने अब तक ये सुना था कि जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य और एक ही क्या हो, विधेय हो, क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। लेकिन इस तरह से अगर मैं लिख दूं कि श्याम, शीला, मीना, रवीना, मंगल फुटबॉल खेलते हैं, अब देखें यहाँ कर्ता अनेक हो गए ना दोस्तों। श्याम है, शीला है, मीना है, रवीना है, मंगल है, ये सब अलग अलग हो गई। तो हमें तो यहाँ डिफरेंस हो गया कि अभी तो कहा था जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, और उद्देश्य बोली तो कर्ता, तो यहाँ अनेक कर्ता हो गए। तो यहाँ हमें अपने हिसाब से एक परिभाषा बनानी, क्योंकि हम तो यहाँ कन्फ्यूज हो गए ना। हालांकि वो परिभाषा सही है कि एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है,
वो साधारण वाक्य कहलाता है। लेकिन हम तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज कैसे हुए कि 1 2 3 4 5 अनेक हैं। तो दोस्तों यहाँ आप इस तरह से अपनी अलग से मौजवानी परिभाषा बना लें कि कर्ता अनेक हो सकते हैं लेकिन जिसमें क्रिया एक होती है। अब इन कर्ताओं की सब क्रिया, श्याम खेलता है, शीला खेलता है, मीना खेलती है, रवीना खेलता है, मंगल खेलता है, ये सब क्रिया एक हैं। तो कर्ता अनेक हो सकते हैं लेकिन जहाँ क्रिया एक होती है वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। यहाँ मैं आपको लिए चलूँगा इसी से रिलेटिव पार्ट पर। देखिएगा, परिभाषित रूप में अगर हम आपसे ये कहें कि एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है सरल या साधारण वाक्य कहलाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, कर्ता अनेक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक होती है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। दोस्तों इसमें योजक चिन्हों का अभाव होता है। मैं और बेस क्लियर कर देता हूँ, योजक चिन्हों का अभाव होता है। कोई भी उपवाक्य नहीं होता, कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह, कोई भी उपवाक्य नहीं होता। सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता, योजक चिन्ह नहीं लगे होते, अनेक कर्ता हो सकते लेकिन क्रिया एक होती है, वो सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। आज के वीडियो में बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। तब आप हमसे जुड़ें और कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम डाल करके अपनी समस्याएं या जो भी बात आपको पूछनी है वो लिख करके डालें। तब तक के लिए धन्यवाद।